की शुरुआत करें तो मित्रों, चौक से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है, वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। उसे यानी कि बाल श्रमिक को, जिसकी हमें यहाँ पे बात करनी है, जहाँ पे एक कैफे है छोटा सा और वहां पे एक लड़का काम करता है। उसका वर्णन किया है वो कैसा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली शफाफ आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती, पर शिथिलता नहीं, यानी कि बिल्कुल भी आलसपन नहीं। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती, यानी कि लड़का बहुत ही फुर्तीला था। जैसे कमल के पत्तों पर पानी की बूंदें फिसल कर चली जाती हैं, वैसे ही इसकी फुर्ती थी। आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था, यानी कि बच्चा जो है वो केवल 9 से 10 साल का था और शायद यही उम्र उसकी होगी। तो इस प्रकार यहाँ पे कैफे में काम करने वाले बॉय यानी कि इस बाल श्रमिक का वर्णन जगदीश बाबू इस तरीके से करते हैं जब इन्होंने पहली बार इस बच्चे को कैफे पे देखा। तो ये तो बात हुई इस बाल श्रमिक की। बात करें जगदीश बाबू की, तो अधजली सिगरेट का एक लंबा कश खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेटें उठा रहा था, यानी कि वो बाल श्रमिक। जब जगदीश बाबू सिगरेट खींच रहे थे, कश यानी कि जो सिगरेट पीते हैं वो खींच रहे थे, यानी कि पी रहे थे, और तभी वह बच्चा टेबल पर से सब प्लेटें वगैरह उठा रहा था। और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था, मानो घंटों में उसकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति को प्रतीक्षा कर रहा हो। बच्चा ऐसा लग रहा था कि मानो घंटों से किसी की राह देख रहा हो, और वह कुछ बोला नहीं। हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया पर था, पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मौन समाहित था, यानी कि बच्चा जो है वह नम्रता से इस भाई साहब के सामने झुकता है, लेकिन बच्चे को देख के ऐसे लगता है कि किसी का इंतजार कर रहा है। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया। सिंगल चाय का ऑर्डर दिया जगदीश बाबू ने और फिर वापस मुस्कुराकर चल गया, और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। यानी कि था तो बच्चा, लेकिन बिल्कुल आलस नहीं, एकदम फुर्ती से काम करता था। सोचिए मित्रों, 9-10 साल का बच्चा, मान लीजिए कितना छोटा होगा, 3री-4थी कक्षा में पढ़ता होगा, और यह बच्चा जो है उसको देखकर जगदीश बाबू को भी बड़ी विचित्र भावनाएं आती है। कहते हैं कि मनुष्य की भावना बहुत विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी का अनुभव करता है। उसे लगता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, आसपास बहुत लोग होंगे, फिर भी इंसान अपने आप को अकेला महसूस करता है। लगता है इस एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है। परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरव यानी कि आवाजों में हमें अपने आप को सूनेपन और अकेलापन महसूस करना पड़ता है। अब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जगदीश बाबू कि भाई एकांत लगता है, अकेलापन लगता है, इतने सारे लोगों की भीड़ के बीच में भी सूनापन लगता है। तो वो कहते हैं कि जो कुछ पराया है कितना अपनत्वहीन, जो कोई भी चीज हमसे पराई है उसमें हम अपनापन नहीं देखते हैं। पर यह अकारणीय नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती है विद्रोह या विरक्ति की किसी कथा के मूल में। कहते हैं ये जो अकेलापन होता है ना, उसकी अनुभूति बड़ी ही अलग होती है। बिछो यानी किसी से अलग हो जाना, किसी विरक्त हो जाना, उसके मूल में अकेलापन होता है। जो किसी से अलग हुआ होता है, किसी से वो जुड़ गया होता है, उसके बाद उससे छूट गया होता है, तो वहां इंसान अकेलेपन का एहसास करता है, उसे अकेला अकेला लगता है। शहर में भी हम देखते हैं ना, लोग पैसे तो बहुत कमाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला महसूस करते हैं।
तो इस प्रकार जगदीश बाबू इस अकेलेपन की बात करते हैं। तो देखते हैं कि ये जगदीश बाबू क्यों ऐसे अकेलेपन की बात कर रहे हैं। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, यानी कि इसलिए इन्हें अकेलापन महसूस हो रहा है। अकेले हैं, चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है। जहाँ पे ये कैफे है, जहाँ पे हमेशा शोर होती है, आवाजें होती है, चहल पहल होती है, फिर भी वहाँ उन्हें कोई अपना नहीं लगता है, क्योंकि वो दूर से आए हैं, अकेले हैं। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे कि भाई कुछ दिन बीत जाए, व्यस्त हो जाए अपने काम में, तो उन्हें यही वातावरण अपनापन लगने लगेगा। पर आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव के पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे और होटल। यानी कि यहाँ पे जगदीश बाबू अपना गांव मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। उन्हें अपने गांव के बच्चे, स्कूल कॉलेज के बच्चे, आदमी, पड़ोस वगैरह याद आने लगता है। और कहाँ ये शहर के पास होटल और कहाँ उनका गांव का चौका। और यही सब सोचते रहते अकेलेपन के बारे में। और तभी लड़का आ जाता है चाय लेके, चाय साहब यानी कि साहेब सर। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ी, यानी कि जो सिगरेट की राख रखने के लिए जो डिबिया होती है उसमें अपनी सिगरेट झाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में कुछ है, चाय साहब ऐसा जब वो लड़का बोला तो इनको लगा कि इसके आवाज में कुछ है जिसको रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है। और उन्होंने अपनी शंका का समाधान भी किया। उन्हें लगा कि भाई ये आवाज, ये ध्वनि, कुछ तो है इसमें। देखते हैं जगदीश बाबू को क्या एहसास हुआ और वो अपनी शंका का समाधान कैसे करते हैं। शंका का समाधान करते हुए जगदीश बाबू ने उस कैफे वाले लड़के से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? तो उस बच्चे बाल श्रमिक का नाम है मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी। क्या जवाब देता है मदन कि वो पहाड़ों में रहने वाला है। तो फिर दाजू यानी कि जो जगदीश बाबू है पूछते हैं, पहाड़ तो सैकड़ों हैं, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा, तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुराकर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। यानी कि बच्चे को इतनी बुद्धि नहीं थी कि पहाड़ और जिले में फर्क होता है, कि भाई पहाड़ तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसे ऐसा ही लगता है कि हमारा गांव यानी कि पहाड़। लेकिन अब उसे पता चला कि भाई पहाड़ और जिले में फर्क, और वो बोलता है कि अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ। अल्मोड़ा में कौन सा गांव? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने आगे पूछा। यानी कि जगदीश बाबू उसे और पूछताछ करते, भाई अल्मोड़ा ठीक, लेकिन अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? और इस प्रश्न से उसे संकोच में डाल दिया मदन को, यानी कि वो छोटा बच्चा, बाल श्रमिक। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था कि उसका गांव जो है उसकी कोई छाप अच्छी नहीं होगी, इसलिए उसे संकोच हो रहा था गांव का नाम बताने में। इसी कारण टालता हुआ बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही। जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा, भाई भले ही 15-20 मील दूर हो, कुछ तो नाम होगा ना। और बच्चा संकोचता हुआ बोला, डोटिया लगो। डोटिया लगो उसके गांव का नाम है। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसी निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं। तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। यानी कि मदन भी खुश हो गया, जगदीश बाबू भी, कि भाई मैं भी वहीं निकटवर्ती गांव का रहने वाला हूँ। ऐसे एकाकीपन वाले शहर में अपने गांव का नहीं बल्कि आसपास के गांव का भी कोई मिल जाए तो कितना ही मजा आता है। और उतना ही मजा यहाँ पे मदन को भी आ रहा है। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहा, लेकिन चाह कर भी वो कुछ बोल ना पाया। मदन खोया खोया रहता था, अपने अतीत को याद करने लगा, फिर लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो।
यानी कि जैसे ही पता चला ये जगदीश बाबू उसके ही निकटवर्ती गांव के हैं, यह भोला बच्चा भी एकदम मतलब कि खुश हो गया। और अतीत में यानी कि उसके गांव की यादों में ऊंची पहाड़ियां, नदी, वो सब तो ठीक है, लेकिन घर परिवार, ईजा यानी कि माँ। मित्रों, यहाँ पे हमें बहुत से ऐसे पहाड़ी शब्द दिए गए हैं, ठीक है। तो डोटिया लागो गांव का नाम था और माँ को यहाँ पे कहा जाता था ईझा। बाबा, दीदी, भूली कहा जाता था छोटी बहन को, और दाजू कहा जाता था बड़े भाई को। तो मित्रों, यह दाजू शब्दों को लेकर ही हमारे गद्य का नाम रखा गया है। वो सोचने लगा, सबको याद करने लगा। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसी की छाया निकट आती हुई पड़ी कि ये जगदीश बाबू भी मेरे कुछ न कुछ लगते हैं। क्या लगते हैं? ईजा यानी कि माँ? नहीं। बाबा यानी कि पप्पा? नहीं। दीदी यानी कि बड़ी बहन? नहीं, वो भी कैसे बुलाऊं? भूली यानी कि छोटी बहन? वो भी नहीं हो सकते। तो फिर क्या? और मदन ने स्वर दे दिया दाजू, यानी कि ये तो मेरे बड़े भाई के रूप से है। इतना छोटा बच्चा इन जगदीश बाबू के साथ अपना संबंध बड़े भाई का जोड़ लेता है। कहते हैं दाजू जो हिंद, दाजू आज तो ठंड बहुत है। तो इस प्रकार मदन एकदम हंसता मुस्कुराता, जो अब तक कुछ बोलता नहीं था, मासूम सा नादान सा पड़ा रहता था, अब वह मदन भी इस जगदीश बाबू के साथ, मान लो कि उसे अपना भाई मानकर, हर छोटी छोटी बातों में उसे दाजू कह के उससे बातें करता था। दाजू, क्या यहाँ भी ह्यू पड़ेगा? ह्यू यानी कि हिम। पहाड़ी के लोग हिम को क्या कहते हैं मित्रों? ह्यू कहते हैं कि भाई क्या यहाँ भी हिम पड़ेगा? और दाजू, अपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया, तुम किसी और से बाय की आवाज आ पड़ती है। और जैसे ही यह मदन जगदीश बाबू से बात करता होता है, तभी उसे कहीं से आवाज आती है, बॉय। क्योंकि यहाँ पे कोई उसे मदन के नाम से नहीं बुलाता है, यहाँ पे काम करने वाला है तो उसे सब बॉय कहते हैं। बॉय की आवाज आती है और मदन फटाफट उसी आवाज से प्रतिध्वनि की तरफ, जहां से आवाज आई वहां पहुंच जाता है और फिर वापस अपना काम करने लगता है। ऑर्डर लेता है। ऑर्डर लेके फिर जगदीश बाबू को जाते जाते पूछता है, दाजू कोई चीज यानी कि कुछ चाहिए? तो कहता है जगदीश बाबू, पानी लाओ। लाया दाजू, यानी कि यहाँ मदन को अपना भाई दिखने लगा, दाजू बड़ा भाई, और उससे ऐसा ही व्यवहार करने लगा। शब्दों को इतनी आतुरता और लगन से दोहराता था जितनी आतुरता बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। जिस तरह दाजू करता था, लगता हो कि जैसे कितने दिनों बाद माँ अपने बेटे से मिलती हो और उसे चूमती हो, वैसे ही मदन कितने समय बाद अपने किसी को मानता हो तो बार बार दाजू, क्योंकि यहाँ अकेला रहता था, काम करता था, उसे भी जगदीश बाबू में अपने बड़े भाई दिखने लगे और दाजू कहकर सारा उनका काम करता, उनसे बात करता, उन्हें बुलाता। तो इस प्रकार इस एक अनजान शहर में, जहाँ पे भीड़ तो होती है लेकिन अपना कोई नहीं होता है, तो यहाँ पे दाजू के रूप में जगदीश बाबू मदन को मिल गए। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब कुछ दिनों बाद क्या हुआ मित्रों कि जगदीश बाबू को भी अब ये शहर जम गया। अब उनका भी एकाकीपन दूर हो गया, क्योंकि नए नए थे तो गांव की याद आती थी, शहर में अकेलापन महसूस होता था। लेकिन अब अपने ही काम में इतने व्यस्त होने लगे कि उनका एकाकीपन भी दूर हो गया। उन्हें अब चौक, कैफे ही नहीं, सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा, यानी कि वो भी शहर के रंग में रंग गए। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता। पहले तो क्या होता था कि अकेले थे, पता चला निकटवर्ती गांव का लड़का है तो वो बड़ा भाई बोलने लगा, तो इन्हें भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब ये शहर के रंग में रंग गए हैं, अब इन्हें अच्छा नहीं लगता मदन इन्हें दाजू बुलाए। और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू करता रहता था। और तभी जगदीश बाबू ने मदन को बुलाया, मदन इधर आओ। वापस बोला, आया दाजू, हर बात में दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संसार जाग उठे।
क्योंकि बच्चा जो है वो छोटे गांव से छोटी जाति का होगा और गरीब होगा, तभी तो काम करता है कैफे पे इतना दूर। और यह जो ठहरे मध्यम वर्गीय संस्कार वाले, अपनत्व की पतली डोरी अहम की तेज के आगे टिक न सकी। यानी कि यहाँ पे बच्चे को अपनापन लगता था, लेकिन इस जगदीश बाबू को अहम बीच में आ जाता था। भाई सबके सामने मुझे बड़ा भाई कहते, कोई क्या कहेंगे, ये कैफे वाला का बड़ा भाई हूं मैं, ऐसा इनको मन में आया होगा। दाजू चाय लाऊं? मदन वापस बोला, चाय लेके आऊं? वो बेचारा अपने भोलेपन में रंग गया था और कहते हैं चाय नहीं, लेकिन यह दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात। जगदीश बाबू ने डांट दिया, क्या दिन रात दाजू दाजू लगा रखा है, किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें? मित्रों, यहाँ पे प्रेस्टीज यानी कि इज्जत। शायद वो छोटा बच्चा गांव का, उसे प्रेस्टीज का मतलब भी पता नहीं होगा। जगदीश बाबू के मुंह पे इतना क्रोध आ गया, वो तमतमा गए, शब्दों पर अधिकार नहीं रख सके कि ये छोटा बच्चा प्रेस्टीज का क्या मतलब समझेगा। गुस्से में बोल गए। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं, ये भी उन्होंने ध्यान नहीं रखा। मदन बिना समझाए सब कुछ समझ गया, उनके चेहरे पर से समझ गया मदन कि ये गुस्सा कर रहे हैं। दाजू बुलाता हूँ वो नहीं पसंद है, प्रेस्टीज यानी वो उसे मतलब नहीं पता था, पर बच्चा समझ गया कि भाई इनकी इज्जत जाएगी, ऐसा इनको लग रहा है कि भाई ये कैफे वाले बॉय का भाई होगा ये बड़ा। तो इस प्रकार यहाँ पे अनबन हो जाती है। जगदीश बाबू डांट देते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है कैफे बॉय उनको दाजू दाजू बड़ा भाई कह के बुलाया करे। मदन को जगदीश बाबू के ऐसे क्रोधित व्यवहार से गहरी चोट लग गई। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर्दे कोठारी में सिसकियां भर भर कर रोता रहा। सिर दर्द का बहाना किया और एक कोने में जाकर घुटनों के बल मुंह रख के एक रूम में सिसकिया यानी कि डुस्का, जिसको आप गुजराती में कहते हैं, रोने लगा। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता स्वाभाविक था, क्योंकि घर से गांव से यह छोटा बच्चा दूर था। अगर निकटवर्ती गांव के कोई मिल गए तो उसके प्रति आत्मीयता बन ही जाती है। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोदी से, बाबा की बाहों के और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया। पहली बार उसे ऐसा लगा। ईजा की गोदी यानी कि माँ की गोदी, पापा की बाहें और दीदी का आंचल से मुझे खींच लाया ये शहर, सबसे दूर हो गया मैं। आज उसे पहली बार एहसास हुआ। परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो तो रोने लेने पर अंतर की घुमड़ती वेदना आंखों की राह बाहर निकल जाती है। यानी कि जब इंसान अंदर से दुखी होता है तो आंखों में से आंसू के रूप में वो दर्द निकल जाता है। पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों को अपेक्षा अधिक विवपूर्ण होते हैं। वह भावुक क्षण जहां पे जो ये छोटा सा बच्चा था मदन, वो भावुक हो गया और समझ नहीं पाया कि इन बड़े लोगों को मेरा दाजू कहना पसंद नहीं आएगा। और मदन फिर से पूर्ववत काम करने लगा, यानी कि पहले की तरह जैसे काम कर रहा था काम करने लगा, भूल गया उसकी वेदना, उसकी पीड़ा उसने रोकर बाहर निकाल दी। तो इस प्रकार छोटे से बच्चे को ये अनुभव भी हो गया। अब क्या हुआ कि दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। यानी कि जगदीश बाबू जो हैं वो अपने सहपाठी, अपने साथ पढ़ते हुए हेमंत से मिले। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो, क्योंकि कल इतना क्रोध कर दिया था जगदीश बाबू ने, तो बच्चा अब दूर रहने का प्रयत्न कर रहा था। दूसरी बार बुलाने पर भी मदन आया, दूसरी बार बुलाया फिर आया। आज उसके मुंह पर वो मुस्कान नहीं थी जो रोज हुआ करती थी, और न ही उसने क्या लाऊं दाजू ऐसा कहा जैसा वो रोज कहता था। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा 2 चाय 2 ऑमलेट। परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर
वह चल दिया। लगा जगदीश बाबू को कि अभी बोलेगा लाया दाजियो, लेकिन नहीं, भले ही छोटा था लेकिन उसे भी अनुभव तो होता है ना, दुख तो होता है ना। वो नहीं बोला कि लाया दाजियो, क्या बोला, लाया साहब। और मानो दोनों अपरिचित हो, वापस एक दूसरे से अपरिचित हो गए। जिस प्रकार क्रोधित होकर उसे डांटा था। शायद पहाड़िया है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। पहाड़िया यानी कि पहाड़ों का रहने वाला लगता है। तो जगदीश बाबू ने कहा हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया। जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया, क्योंकि जगदीश बाबू तो सब जानते थे कि कौन है क्या है। हाँ ऐसा कहकर टॉपिक चेंज कर दिया, दूसरी वार्तालाप बातचीत करने लगे। मदन चाय ले आया था और तभी हेमंत ने पूछा क्या नाम है तुम्हारा लड़के। हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गरज से पूछा, गरज के साथ एकदम। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया, क्योंकि जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। वो बच्चे के सामने नहीं देख पाए, क्योंकि जिस प्रकार उसे डांटा था, उसे दाजू बुलाने से इनकार कर दिया था, तो मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। भाई वापस बताऊंगा कहाँ का हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या नाम है, अगर पता चला मेरे गांव के निकले तो फिर वापस मेरी इंसल्ट कर देंगे। बच्चे को ऐसा अनुभव होने लगा। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया, और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रखता तुम्हें, ऐसी सारी बातें सुननी पड़ेगी। यह सुन के बच्चा कुछ नहीं बोला। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह के सुर में वापस दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा। और बच्चा बॉय कहते हुए, साहब मुझे क्या कहता है बच्चा, बॉय कहते हैं मुझे, अपना नाम बताया नहीं, क्योंकि आज तक किसी ने कैफे पे इस बच्चे को कुछ नहीं पूछा था। पहली बार जगदीश बाबू ने नाम पूछा, बच्चे ने नाम अता पता दिया, अपनापन हुआ, और बाद में इज्जत की बात कह के उसे दुख दर्द दिया। तो बच्चे को लगा वापस मुझे वही दुख दर्द मिलेगा, इसलिए उसने अपना नाम नहीं बताया और क्या कहा, मुझे सब बॉय कहते हैं, काम वाला। संक्षिप्त सा उत्तर देकर बच्चा मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था। तो इस प्रकार यहाँ पे बाल श्रमिक की वेदना, उसका दर्द, उसकी पीड़ा मार्मिक रूप से हमें वर्णित की गई है। तो इस प्रकार मित्रों, बाल श्रमिक की यह कहानी यहाँ पूर्ण होती है। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ क्या हुआ, तो हम भी अगर कहीं जाते हैं तो ऐसे छोटे बाल श्रमिकों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें। वैसे तो आजकल बाल श्रमिक यानी कि बाल मजूरी पर प्रतिबंध ही है, लेकिन अगर कहीं कोई ऐसा मिल गया तो पहले तो हम उसे वहां से निकलवाने की कोशिश करें और ऐसा व्यवहार ना हो, इसका ख्याल रखें।